तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। खीरा की फसल में लगने वाले रोगों के लक्षण व प्रबंधन उपाय। दुधारू पशुओं के नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर जानकारी। मक्का की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल अपनी परिपक्व अवस्था पर है, परंतु इन फसलों पर अनेक प्रकार के कीट और रोग व्याधियों को देखने में आ रहे हैं और अधिक बारिश के कारण किसान अपनी फसल को बाजार तक पहुंचाने में भी बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो कौन कौन सी हैं वो समस्याएं, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील किसान से। सब्जियों में खीरा का प्रमुख स्थान है और इसकी खेती पूरे देश में की जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सलाद के रूप में किया जाता है। अगर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की बात करें तो यहाँ किसानों ने खीरे की खेती एक बड़े पैमाने पर कर रखी है। बारिश ज्यादा होने से उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ है और ये फसल विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ चुकी है, परंतु फिर भी किसान कड़ी मेहनत करके अपनी पैदावार को तोड़ने के बाद खुद ही मंडियों में ले जा रहे हैं। किसानों को अपनी पैदावार का अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार की एक समस्या से परेशान है एक किसान। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी समस्याओं को। किसान को 2 या 3 जुताई खेत की करनी पड़ती है। उसके बाद हम जो है अपनी कुदाली से इसको क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारी बनाने के बाद 3-4 मेंबर घर के लग के इसको इसमें खड्डा खोदते हैं। छोटा सा खड्डा खोदने के बाद उसमें हम देसी खाद डालते हैं और 12 बत्ती खाद डालते हैं और उसके बाद उसकी 2-3 जो है तिलियाँ खीरे की लगाते हैं और उसको बंद करते हैं और ऊपर से लिफाफे से ढक देते हैं क्योंकि उसको चिड़ियाँ वगैरह ना खा जाए। 2-3 दिन के बाद देखना है, जब निकल गए तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं। 2-3 दिन बाद 5-6 इसकी 7 गुड़ाइयाँ होती है, छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक, और फिर उसके बाद फिर खाद देते हैं इसको। फिर इसका फूल निकलता है। बस पानी जो है फिर गर्मी की वजह से तीसरे दिन या दूसरे दिन पानी की भरपूर सिंचाई करना पड़ती है और उसके बाद फल लगता है, तोड़ते रहते हैं। बारिश हो गई तो फिर खीरा ख़राब हो जाता है और पंजाब से खीरा अगर ना आए तो हमारे खीरे की वैल्यू कीमत ठीक पड़ती है। अगर पंजाब से चलता रहे तो फिर हमारी मार्केट 4 या 5 रुपये किलो, 6 रुपये। आज इस समय 7 रुपये से ऊपर खीरा नहीं बिका, हमारा 6 और 7 बिक रहा है और मार्केट में 15-20 रुपये बेच रहे हैं। कृषि विभाग वाले जो हमारे यहाँ लोकल लगा हुआ है उसके पास हम बीज ले लेते हैं। उसको बोले तो वो आ भी जाता है, कल्ला ही होता है, ऑफिस में बैठे इधर आए, बाकी बाहर का जो है इधर कोई नहीं आता है। 1 साल 2-3 साल में एक आध बार आया हो तो, नहीं हमारे पास ना कोई आता है ना हमें कोई गाइड करता है। दवाई का छिड़काव तो हम एक बार पौधा 8-10 इंच का हो जाता तब करते हैं, फिर फूल पर करते हैं, फिर बीमारी लगे तब करते हैं। तो यदि होती है उसके मुताबिक हम स्प्रे भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से वो रोकथाम नहीं की जा सकती क्योंकि ये देखो पीला पड़ गया है, पौधा सड़ रहा है। 1 बार 2 और होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा तो ना ही पता है और ना ही हम करते हैं। 2 या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा।
किसान भाइयों, अभी आपने इनकी समस्या के बारे में देखा और जाना। अब आइए बात करते हैं खीरा की फसल में लगने वाले रोग खीरा मोज़ेक वायरस के बारे में। इसमें पौधों की पत्तियां पीली होकर छोटी रह जाती हैं, फूल गुच्छों में बदल जाते हैं और पौधा ग्रसित होकर छोटा रह जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोपिड 1 ml दवा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। मृदु रोमिल असिता रोग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक तेजी से फैलता है। पत्तियों के ऊपरी भाग पर धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और फल गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगी पौधों को नष्ट कर देना चाहिए तथा फसल पर डाइथेन Z78 का 0.2% का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ग्लानी एवं जड़ विगलन रोग से पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तथा पौधा छोटा रह जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लेना चाहिए। फल विगलन रोग से फल छूने से मुलायम लगते हैं तथा बाद में फल सड़ने लगते हैं। यह रोग बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए फताओं के ऊपर चढ़ाना चाहिए तथा फलों को भूमि से लगने से बचाना चाहिए और जल निकास की उचित व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता है। पानी की समस्या ऐसी थी कि इस साल नहर में पानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ 84 लाड़ी ज़मीन थी, उसमें सारे धानी लगती थी पहले, इसी कुल से घराट चलते थे। अब जो है पानी बिल्कुल दंगा जाने की वजह से, नहर ख़राब होने की वजह से या वाटर सप्लाई की जो इम्प्लोज कम हुए उस वजह से क्या है पता नहीं, पानी बिल्कुल कम आ रहा है। बारिश होती है तो पानी 2 दिन बंद हो जाता है। खैर बारिश के मौसम में तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन सूखे में जरूरत पड़ती है। देखो जी, खीरा हम तोड़ रहे हैं कि खीरा तोड़ रहे हैं कि खीरा घर लेके बोरी लेके घर जाएंगे, एक ही खीरा साफ़ करेंगे, बोरी में पैक करेंगे, बोरी पैक करने के बाद बोरी सिएंगे और ख़ुद उठाकर रोड साइड पहुंचाएंगे। रोड साइड पहुंचने के बाद हमें 25 या 30 रुपये बोरी प्रति बोरी के हिसाब से मजदूरी पहुंचती है वहाँ, और वहाँ जाकर हम खीरा देते हैं। तो कभी हमारे 2 किलो 42 किलो लेते हैं, 40 के पैसे देते हैं। रेट उनका होता है 7, 6, 7, 8, कभी 10 भी होता है। 10 से तो अब पहले ज़्यादा गया नहीं कभी। किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि पशुपालन व्यवसाय में पशुपालक बछड़े बछियों की देखरेख में लापरवाही करते हैं, जिससे इनकी मृत्यु दर काफी होती है। जबकि इनकी देखभाल ठीक से भी कर ली जाए तो आगे चलकर इनसे भी अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आप बछड़े और बछियों की देखरेख कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन किरार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही एडवांस प्रेग्नेंट स्टेज में हमारा जो जानवर आता है तो उसको हमें नियमित रूप से उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जैसे ही उसका शिशु जन्म ले वो भी पूर्णतः बलवान, मतलब जो विकास दर हो वो एक अच्छी हो। जो गर्भवती मादा है, पशु है हमारा, उसके लिए विशेष तौर पे उसके आहार पे ध्यान देना चाहिए और आहार उसका कंसंट्रेट, मतलब जो दाना की मात्रा हमें आहार में विशेष रूप से उसका ध्यान रखना चाहिए और दाना की भरपूर मात्रा हमें उसके वजन के हिसाब से उसको देते रहना चाहिए। साथ ही साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी उसको स्वच्छ देना चाहिए। साथ ही साथ जो पशु है उसकी, मादा पशु की साफ सफाई नियमित तौर से करना चाहिए। पशु के भार का 1/10% सामान्यतः दिया जाता है, लेकिन चूंकि प्रजनन की अवस्था में है पशु, इसलिए इस मात्रा को 1/20% तक हम बढ़ा सकते हैं। पशु में आहार के साथ साथ कैल्शियम चूंकि नवजात शिशु की हड्डियों के लिए, उसके संरचना के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है, इसलिए उसमें आहार के साथ साथ उसमें कैल्शियम और अन्य विटामिन, खनिज भी, लवण साथ ही साथ उसके आहार में हमें देते रहना चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही साथ जब एडवांस प्रेग्नेंट स्टेज में जानवर आता है तो उसको सबसे पहले तो हमें अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए, जिससे कि उसकी पूरी देखभाल होती रहे। हमारा मादा पशु शिशु जनने के लिए तैयार होता है तो एक उसके लिए उसके पास एक अटेंडेंट होना चाहिए, एक ग्वाला होना चाहिए जो कि पर्याप्त उस पर निगरानी रखे। साथ ही साथ यदि पशु खड़े होते हुए जनता है और ग्वाला है, अटेंडेंट है, तो वो उसको इस सपोर्ट दे के हाथों से उसको जमीन में गिरने से बचा सकता है। से ही जन्म शिशु लेता है मादा पशु से
वैसे ही उसके शरीर में म्यूकस लगा हुआ रहता है। तो हमें उस मादा पशु के सामने उस शिशु को रख देना चाहिए, जिससे कि वो उसका म्यूकस अच्छे से चाट के साफ करे, जिससे कि रक्त का संचार बढ़ता है, हार्मोनल जो कंडीशन रहती है शिशु की वो दुरुस्त होती है, अच्छी होती है, सक्रिय होती है। साथ ही साथ हमें जो शिशु की गर्भनाल है उससे को 25 सेंटीमीटर ऊपर से उसको नई ब्लेड से बीटाडिन में डूबी हुई सेवलॉन यूज कर सकते हैं, डेटॉल यूज कर सकते हैं, उससे अच्छे से काट के, साथ ही साथ उसमें टिंचर वगैरह से लगा के साफ कर देना चाहिए, जिससे कि शिशु के नाल के थ्रू इन्फेक्शन ना आए। साथ ही साथ मादा पशु का खीस देते रहना चाहिए। और शुरू में शिशु मिल्क पीने के लिए, दूध पीने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसको वो खीस कटोरी में, साफ सुथरी कटोरी में डाल के उंगलियों के सपोर्ट से उसको पिलाना चाहिए, जिससे कि वो उसकी एक मिल्किंग हैबिट डेवलप हो जाए। हमें उस खीस देने के उपरांत 2 महीने के बाद सबसे पहले तो जो नया शिशु है उसकी डीवर्मिंग कराना चाहिए। डीवर्मिंग यानी पटार की गोली, एल्बेंडाजोल वगैरह ये देते रहना चाहिए। हर 2 महीने में नवजात शिशु को हमें डीवर्मिंग कराना चाहिए, जिससे पेट के कृमि बाहर निकल जाएं और जो पशु है वो, नवजात पशु है जो, वो अत्यधिक अपने आहार का उपयोग अपने विकास में लगा सके। पटार की गोली की देने के उपरांत उसको जो कुछ वैक्सीन होते हैं, FMD, HSV जो होते हैं, इसकी समुचित मात्रा एक योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसको टीकाकरण नियमित करवाना चाहिए। तो किसान मित्रों, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। यदि आप मेरी कही हुई बातों को मानते हैं और इसको फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे यह कह सकता हूं मित्रों, शिशु की मृत्यु दर को कम कर सकते हैं और अपने पशु को अधिक से अधिक उत्पादक क्षमता पे ला सकते हैं, बलवान बना सकते हैं और अधिक से अधिक इससे लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मक्का की खेती खरीफ फसल के रूप में प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, परंतु खरीफ में इस फसल को कीट और रोगों द्वारा भारी क्षति होती है। अतः मक्के की फसल में कैसे करें रोग और कीटों का समन्वित प्रबंधन, देखते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। अब उन्हें विशेष ध्यान देना है कि मक्के में खरपतवार और कीट व्याधि का प्रकोप होने का समय है और इससे उनको छुटकारा लेना चाहिए, अपने फसल को बचाव करना चाहिए। तो जब वर्षा की थोड़ा अंतराल हो, मतलब खेत में चलने लायक हो, पानी नहीं लगा हो, खेत में नीचे धंस नहीं रहा हो, दब नहीं रहा हो, उस परिस्थिति में इन क्रियाओं को, कोई भी शस्य क्रिया या कीट नियंत्रण की क्रिया को उसी समय करना चाहिए। ऐसे तो मक्के के खेत में जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी मक्के की फसल अच्छी होगी। और साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर उसमें कोई दवा न दिए हों पहले, तो अब ये समय है कि
तो उसमें निकाई गुड़ाई अवश्य कर लें, खुरपी से कर लें, हाथ से निकाल कर लें, या हो चला कर अगर लाइन में है तो वीडर हो आते हैं जिनको कि 2 लाइन के बीच में और 2 पौधों के बीच में दोनों तरफ से चला करके उसको खरपतवार को उसमें मिट्टी में मिला देंगे। आसानी से वो खरपतवार मर जाएंगे और उसमें सड़ करके खेत में ही खाद बन जाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि ऊपर निवेशन 2 से 2.5 फीट के अगर पौधे हो गए हैं और ज़मीन इतनी हल्की है कि उसमें जुताई आसानी से हो सकती है, तो पौधों के बीच में यूरिया का भुरकाव करके 1 किलोग्राम यूरिया प्रति किलो कट्ठा के हिसाब से, या अगर संकर किस्म के मक्का लगाए हैं तो 1.5 किलोग्राम यूरिया प्रति कट्ठा के हिसाब से छींट करके और उसमें मिट्टी चढ़ा दें। दूसरा ध्यान देना है कीटों के ऊपर। बरसात के समय में कीटों का प्रकोप बहुत होता है। एक तो जब 2-3 पत्तियों के जब पौधे होते हैं मक्के की, उसी समय कीट लगते हैं और पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। बहुत तरह के कीट होते हैं उस समय में। एक तो पिल्लू जैसा कीट होता है जो नीचे पत्तियों को बैठ कर के काट करके खाता है, और दूसरा सुग्गा, जिसको सुग्गा हॉपर कहते हैं, वो भी छोटे छोटे से लेकर के बड़े हॉपर होते हैं और पत्तियों को, मुलायम पत्तियां रहती हैं उस समय खाने शुरू कर देते हैं। अगर वो अवस्था हो और पत्तियों पर कीट का प्रकोप हो तो उस समय ऐसी दवा दें जो कि थोड़ी सिस्टेमिक भी हो और वो कारगर हो। 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके हमारे किसान बंधु दे सकते हैं। किसान बंधु अच्छी तरह से छिड़काव कर दें खेत में ताकि पौधों पर दवा मिल जाए। अगर थोड़ी पहले किसान बंधु मक्का लगा चुके हैं और वो 2 से 2.5 फीट ऊंचा हो गया है, 8-10 पत्ती का हो गया है, तो ऊपर से और वही कीट उसमें लगता है और गाभा में जा करके गाभा को खा जाता है। और उसका ये है कि गाभा वाली पत्ती को खाता है और भीतर घुस करके बाहर में उसके स्कीटा जो पदार्थ छोड़ता है मल के रूप में, वो उस पर दिखाई पड़ता है भूरा रंग का या लाल, हल्का लाल रंग का। तो इससे पता लग जाएगा कि वो और वही कीट लगा है। नीचे छेद करके निकल भी आते हैं, जिससे ऊपर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और उसमें अच्छे बाली नहीं लगती है और फिर पौधा निकलता नहीं है, सूख जाता है ऊपर से। ये कीट बहुत खतरनाक है क्योंकि पूरे पौधे को ही बर्बाद कर देता है। यही अवस्था है जिस समय इस कीट का आक्रमण होता है और वही कीट का, तो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन से पौधे आक्रांत हैं। इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G का 3 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से, या थीमेट नामक दवा आती है, ये 10G आती है, और इसका 2 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 27 कट्ठे में इसको गाभा में देना होता है। और हर गाभा में एक बार उसको ऊपर से झाड़ते जाएं, पौधे उसको सोख लेंगे और कीड़ा जब उसको खाएंगे तो सब मर जाएंगे। इस तरह से हमारे किसान बंधु अभी बरसात के समय में अपनी मक्की की फसल को अच्छी तरह से देखभाल करके आशा है अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज के चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में अक्सर पशुपालक भाइयों के अंदर भ्रांतियां रहती हैं। वो इस प्रकार की होती हैं कि कहीं कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारा जानवर खराब तो नहीं हो जाएगा,
कहीं उसके जननांगों पर कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और तकनीकी तथ्य हैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जो कि मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूं। कृत्रिम गर्भाधान एक जो प्रमाणित वीर्य होता है, जो प्रमाणित नर से संचित किया जाता है, उसको मशीन के द्वारा मादा के जननांगों में पहुंचाया जाता है, जिससे कि गर्भधारण होता है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहें कि कृत्रिम गर्भाधान से जो वीर्य मादा के जननांगों में जा रहा है वो अच्छी साँड़ का प्रमाणित वीर्य है। अब कृत्रिम गर्भाधान की जो सफलता और असफलता है वो दो बातों पर निर्भर करती है। वो ये कि पहला तो पशुपालक भाई अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, दूसरा कि उसमें जो तकनीकी पुरुष है जो कि कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है वहां से किस तरह से इसको सफल बनाया जा सकता है। तो कभी कभी अक्सर ये देखा जाता है कि आपका जानवर जो है, जो आपने मादा जानवर पाल रखा है, या तो समय से वो गर्मी के लक्षण नहीं दिखाता है, या गर्मी के लक्षण दिखाता है, आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया तो वो सफल नहीं होता है, अपना गर्भधारण काल पूरा करने से पहले ही जो गर्भ है उससे बाहर निकल आता है। तो ये इस पे पशुपालक भाई अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, वो इस बात को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि जो मादा का जननांग है, तो जननांगों का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्वस्थ जननांग होंगे तो कृत्रिम गर्भाधान की सफलता अपने आप बढ़ जाती है। अब शरीर का स्वास्थ्य तो आप अच्छे खान पान और अच्छे रखरखाव से सही कर सकते हैं, लेकिन जननांगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पूरे साल हरे चारे की उपलब्धता। तो निश्चित रूप से ही हरे चारे में कुछ विटामिन और खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि आपके जानवरों के जननांग को मिलते रहते हैं, उससे जननांग स्वस्थ रहता है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो कि बाह्य रूप से आप अपने जानवर को देना जरूरी रहता है, जो कि जननांगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में पशुपालक भाई ये कर सकते हैं कि मिनरल मिक्सचर आता है, जो खनिज पदार्थों का पाउडर होता है, वो बाजार में मिन मिक्स या डायरेक्ट आप मिनरल मिक्सचर मांगे तो इस नाम से मिल जाता है, और कम से कम 50 से 100 ग्राम आप अपने जानवरों को दाने में प्रतिदिन ही दें, जिससे कि जननांगों का स्वास्थ्य सही रहता है और ऐसे में जानवर सही समय से गर्मी में आता है। ये आपके स्तर का काम है कि आप इस बात को अवलोकित करें कि आप अपने जानवर में सही समय से गर्मी की पहचान कर लें और उसके बाद आप उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए ले जाएं। एक साइकिल नोट करें कि हमारा जानवर पिछली बार कब गर्मी पे आया था, एक डेट लगभग नोट कर लें कि इस डेट को आया था, तो लगभग उसके 21 दिन बाद फिर से आएगा। ये उनकी साइकिल होती है 21 दिन की। तो उसके बाद आप अवलोकित करें कि हाँ, ये हमें इस समय इस हफ्ते में देखना है कि हमारा जानवर गर्मी में आ सकता है। और गर्मी में आने के कुछ लक्षण होते हैं कि जानवर बेचैन हो जाता है, भूख का लगना कम हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर जानवर चढ़ने लगते हैं। जो जानवर गर्मी में है, यदि उसके ऊपर कोई जानवर चढ़ता है तो वो शांत रहता है, काफ़ी बेचैन सा दिखता है, इधर उधर चारों तरफ आपके पशुशाला में घूमता दिखता है। अगर आप गर्मी में शाम को देखें तो अगले दिन सुबह कृत्रिम गर्भाधान के लिए ले जाएं। दूसरी बात, कृत्रिम गर्भाधान दो धारी तलवार की तरह होता है। अगर ये सही तरह से किया जाए तो बहुत ही अच्छी क्षमता वाले, अच्छी उत्पादकता वाले पशु आपको मिलेंगे, और गलत तरीके से किया जाए तो ये तलवार की तरह जननांगों को काटता जाता है। और ऐसे में आपके जानवर में कई सारी ऐसी जननांगों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं कि जानवर समय से गर्मी पर नहीं आएगा, रिपीट ब्रीडिंग का केस हो जाता है, और गर्मी में आएगा तो गर्भ नहीं धारण कर पाएगा और फॉल्स हीट भी दिखाएगा। तो इस तरह से पशुपालक भाई इस बात को बहुत ही बारीकी से सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति से कृत्रिम गर्भाधान कराए हैं वो राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित हो और जाना परखा व्यक्ति हो, ताकि न केवल कृत्रिम गर्भाधान सफल हो बल्कि आपके जानवरों के जननांग भी स्वस्थ रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भी बरसात का मौसम चल रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे किसान की जो कि आप केला लगाने वाले हैं या लगा रहे हैं। सबसे पहले जो बात आती है उन्नत प्रजातियों के बारे में।
दूसरी चीज, अगर आप जो केले के लिए पौध का संरक्षण करते हैं वो काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए और एक विश्वसनीय स्रोत से होना चाहिए। पौध संरक्षण में ध्यान देने की ये बात है कि अगर आप सकर्स से रोपाई कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि आप जो सकर्स लेकर के आएँ वो ऐसे फील्ड से लेकर के आएँ कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको और बताना चाहेंगे कि शक्कर जब आप उपचारित करते हैं तो उससे पहले उसका सफाई जरूर कर लें, सफाई करके ही उपचारित करें। उपचारित करने के लिए ध्यान दें कि उसमें कार्बेंडाजिम करीब 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके कम से कम 5 मिनट के लिए उस शक्कर को उसमें डुबा दें, जिससे कि आगे चल करके आप अगर उपचारित कर लेते हैं तो शक्कर से संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको लगाएं कैसे। तो इसको लगाने के लिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा लाइन से लाइन की दूरी है वो करीब 1.8 मीटर की होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर की होनी चाहिए। गड्ढे की साइज हो करीब 45 सेंटीमीटर का, 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर का आप एक गड्ढा खोद लें और उसके बाद उसमें सकर्स लगाते हैं आसानी से तो अच्छे ढंग से जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि लगाते समय चारों तरफ की जो उसकी मिट्टी है वो अच्छे तरह से प्रेस कर दें, जिससे भी किसी भी प्रकार का हवा का आवागमन ना हो। कहीं पर जो है विल्ट की समस्या शुरुआती अवस्था में देखी जाती है तो उसके लिए हमारा किसान भाइयों के लिए सुझाव होगा कि आप करीब 30 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और उसके साथ 1 किलोग्राम आप जो सड़ी गोबर की खाद या FYM ले लें, मिक्स करके पौधे की तरह चारों तरफ आप दे देते हैं तो आप एक तरह से कह लीजिए कि ये एक सुरक्षात्मक उपाय है विल्ट के लिए। और दूसरा जो सबसे प्रमुख पहलू है खाद का, क्योंकि जब आप लगाने चलते हैं तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा आधारीय खाद है यानी जो बेसल डोज है वो उस समय लगा दें। बेसल डोज के रूप में करीब एक पौधे के लिए 125 ग्राम सुपर फास्फेट और 105 ग्राम पोटास आप लगाते समय अवश्य दे दें। इसके बाद आप 30 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में ये कर लें कि करीब 62 ग्राम प्रति पौधा आप यूरिया जो है 30 दिन के बाद अपने पौधों को दें। इसके अलावा जब आप 75 दिन की आपकी फसल हो जाती है उसमें आपके लिए जो है यूरिया 62 ग्राम, सुपर फास्फेट 125 ग्राम, जिंक सल्फेट 25 ग्राम और इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका भी 25 ग्राम, इसका मिश्रण ले करके उसके बाद आप प्रति पौधे जो है आप पौधे के चारों तरफ दे दें। खाद देते समय आपके खेत में नमी रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो कि ड्रिप के माध्यम से खाद देते हैं, तो उनके लिए हमारा यहाँ पर सुझाव होगा कि शुरुआती जो 1 से 90 दिन की जो आपकी फसल रहती है उसमें आप 19-19-19 का करीब जो है 2 किलोग्राम, इसके साथ ही साथ जो है 13-0-46 का पहले 1 किलोग्राम और यूरिया का 800 ग्राम, ये घोल आप जो है प्रतिदिन 1 एकड़ की मात्रा से आप अपने पौधे को अगर देते हैं तो उसके जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा और ध्यान देने की बात यह है कि केले की खेती में खरपतवार से अपने खेत को मुक्त कर रखें। उसके लिए जरूरी है कि एक निश्चित अंतराल पर आप अपने खेत की जो है गुड़ाई करते रहें, तो जब आपका खरपतवार कम हो जाएगा तो पौधे की आपकी बढ़वार अच्छी होगी। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पाली हाउस में जरबेरा फूल की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।